हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल स्टार्टअप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 सॉल्व करा रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में। फ्रेंड्स, 2019 का जो हमारा चल रहा है ये इसकी वीडियो नंबर 6 होने वाली है और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से और कोशिश करेंगे जो 125 क्वेश्चन है वहां तक हम सारे कर लें, 91 से लेके 125 तक। फ्रेंड्स, जो मैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ आपको पता है उसकी सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें टॉपिक रिपीट होते रहते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात है जो डिटेल सॉल्यूशन देता हूँ उसमें अगर मुझे कुछ लगता है कि कम ज़्यादा मुझे बताना चाहिए तो मैं वो आपको हाथ के हाथ एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि अगर वहां से कोई क्वेश्चन फ्यूचर में बने तो आपको पता रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 91 से। क्वेश्चन नंबर 91 है, प्रत्यवर्ती धारा का उपयोग इसमें से किसके लिए नहीं किया जा सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्रत्यवर्ती धारा आपको पता है, प्रत्यवर्ती धारा एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट जिसे कहते हैं, जिसकी जो डायरेक्शन होती है फ्रेंड्स वो हर एक साइकिल के बाद चेंज हो जाती है। ये हमारी प्रत्यवर्ती धारा का ग्राफ बनता है। अगर मैं डीसी डायरेक्ट करंट का बताऊं, डिस्क धारा का ग्राफ बताऊं तो फ्रेंड्स वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है। ये इन दोनों के ग्राफ है। इसकी डायरेक्शन बदलती नहीं है, इसमें जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती रहती है। डायरेक्शन चेंज होती रहती है, नो चेंज ऑफ डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होती और इसलिए इसे डायरेक्ट करंट हम कहते हैं। समझ गए? क्लियर हुआ? अब ये कहना है इसमें प्रतिवर्ती धारा का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता। गर्म करने के लिए, भाई गर्म करने के लिए तो किया जा सकता है, प्रकाशन के लिए भी किया जा सकता है, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है, मोटर वगैरह चलाओ उससे यांत्रिक ऊर्जा क्रिएट कर लो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम एसी करंट का यूज नहीं करते। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एसी करंट का यूज नहीं करते बिकॉज जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है उसमें हम नॉन सॉरी जो हमारा नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव मेटल की लेयर चढ़ाते हैं। अब जैसे ही वो करंट चेंज होगा, जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, तुरंत से क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रोड है नेगेटिव वाला वो पॉजिटिव बन जाएगा और फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन मतलब जो मेटल होगा जमा हुआ वो फिर वापस अलग हो जाएगा। इसलिए हम एसी करंट का यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि जो हम लेयर चढ़ाते हैं मेटल्स की दूसरी मेटल्स के ऊपर, उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं और उसके लिए हम प्रतिरोधी धारा एसी का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। वोल्टाइक सेल में धनाग्र पर होने वाली अभिक्रिया। फ्रेंड्स एक कंफ्यूजन जरूर यहाँ पे होता है। ये जो हमें एनोड दिया जाता है इसका हिंदी नाम धनाग्र होता है। क्या नाम होता है? धनाग्र। और जो हमारा कैथोड होता है उसका नाम ऋणाग्र होता है। ऋणाग्र। तो यहाँ पर ना एक बहुत कंफ्यूजन होता है कि जब ये धनाग्र है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए और जो हमारा कैथोड है जो ऋणाग्र है वो नेगेटिव होना चाहिए। धन मतलब पॉजिटिव और ऋण मतलब नेगेटिव, इससे हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि उसने सेल कौन सी दी है। मैं ये बहुत बार बता चुका हूँ, हमारे पास दो टाइप की सेल होती हैं। एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होती हैं। दूसरी जो हमारे पास होती है वो वोल्टेइक सेल होती है। अब ये चीज मैं ऑन रिपीटेशन इसलिए रखता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है। एक जरा सा कोई क्वेश्चन अलग से आ जाए, स्टूडेंट मुझे मैसेज करने लगता है कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो ये चीजें समझो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होती है उसमें हम क्या करते हैं पहले उसको समझो। उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शंस कराते हैं। क्या कराते हैं? केमिकल रिएक्शंस कराते हैं। और जो हमारे वोल्टाइक सेल होता है उसमें काम अलग होता है, उसमें काम इसका अपोजिट होता है। उसमें हम केमिकल रिएक्शंस का यूज कर करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। समझ गए? ये है वोल्टाइक सेल का काम। तो दोनों का काम बिल्कुल अलग है, दोनों का काम अलग है और दोनों के जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। देखो, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है उसमें पता लग गया इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे हमने क्या करा, जैसे हमने NaCl लिया, NaCl के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, वो आयंस में टूट गया। वाटर लिया, वाटर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, वाटर्स की दो गैसेज अलग हो गई, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो एनोड होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका जो एनोड होता है और जो कैथोड होता है, वो आपको बहुत नोटिस करने वाली बात है कि इसमें एनोड पॉजिटिव ही होता है और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव ही होता है, ठीक है। एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। अब ये आपको समझ में आया। अब वोल्टेइक सेल में क्या होता है, व्हेन वोल्टेइक सेल में थोड़ा अपोजिट केस होता है। वोल्टेइक सेल में एनोड जिसको धनाग्र कहते हैं लेकिन वोल्टेइक सेल में वो नेगेटिव होता है, और जो कैथोड जिसको हम ऋणाग्र कहते हैं वोल्टेइक सेल में वो पॉजिटिव होता है। दिस इज द एंटायर डिफरेंस। ये पूरा का पूरा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, इतनी बात क्लियर। तो हम बात करें यहाँ पे वोल्टेइक सेल। अब वोल्टेइक सेल में धनाग्र यानी कि एनोड पर होने वाली अभिक्रिया कौन सी होती है। तो वोल्टेइक सेल में फ्रेंड्स एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब कैसे होता है कि मान लो हमारे पास जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये जिंक के सॉल्यूशन में है, जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड है और ये जिंक के सॉल्यूशन में है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जिंक का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब कि क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाते हैं और जो जिंक आयन बनता है वो यहाँ से टूट के सॉल्यूशन में चला जाता है। तो ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये किस पे होता है? ये होता है एनोड पे। और एनोड पे क्योंकि अब मेटल जो है वो तो आयंस बना के उसमें आ गया, सॉल्यूशन में आ गया।
अब यहाँ पे क्या बचा, इलेक्ट्रॉन्स बचा, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन के कारण ये नेगेटिव हो जाता है, एनोड जो है वो नेगेटिव हो जाता है इनटू द वोल्टाइक सेल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझ गए? तो वोल्टाइक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कंफ्यूज मत होना, यहीं पे ये चीजें बता दी मैंने, ताकि अगर कुछ आगे आ जाए या क्वेश्चन आ जाए इस बार तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ऑन रिपीटिशन मत पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। एक लिफ्ट ए त्वरण के साथ नीचे जा रही है, एक आदमी लिफ्ट में एक गेंद गिराता है, गेंद का त्वरण लिफ्ट में स्थित आदमी को और जमीन पर स्थिर खड़े आदमी को क्रमशः क्या दिखेगा? बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट भी मैं कहूंगा। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग भी होते हैं, इनमें समझने वाली चीजें होती हैं इसलिए। अब देखो, एक लिफ्ट है, मान लो एक लिफ्ट है, लिफ्ट वाला केस मैं करा चुका हूँ फ्रेंड्स पहले से ही। एक लिफ्ट है, अगर ये ए त्वरण से नीचे जा रही है, तो इसमें अगर आप एक बॉल को नीचे गिराओ, ठीक है, अगर इस बॉल को नीचे गिराओ तो इसका भी जो एक्सेलेरेशन होगा वो ए होगा, इसका भी जो एक्सेलेरेशन होगा वो ए होगा। अब यहाँ पे जो इफेक्टिव इफेक्टिव जी जो होगा वो क्या होगा, इफेक्टिव जी जी माइनस ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलेरेशन नीचे की ओर है, और इफेक्टिव जी जो हम कैलकुलेट करेंगे वो जी माइनस ए होगा। अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है तो उसको वो दिखाई देगा, जी माइनस ए दिखाई देगा। तो लिफ्ट के अंदर जो एक्सेलेरेशन हो गया बॉल का वो क्या हो गया, जी माइनस ए। अब जिसको भी दिखाई देगा वो जी माइनस ए दिखाई देगा, समझ गए? अब कोई बंदा यहाँ पे बाहर खड़ा है, कोई बंदा यहाँ पे बाहर खड़ा है, खुद के लिए ग्रेविटी जी है, ठीक है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, उसको क्या दिखाई देगा? क्या उसको लिफ्ट के एक्सेलेरेशन के साथ जी माइनस ही दिखाई देगा? नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ जी दिखाई देगा, सिर्फ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग इस बॉल का एक्सेलेरेशन दिखाई देगा, उसको जी माइनस से फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो बॉल है वो लिफ्ट में है, और लिफ्ट में जो एक्सेलेरेशन हो रहा है वो उसको फील नहीं होगा, सिर्फ जी दिखाई देगा, ठीक है? तो बाहर से लिफ्ट के अंदर जो एक्सेलेरेशन होता है, चाहे किसी भी लिफ्ट का कम या ज्यादा हो, उस आदमी के लिए जी ही रहेगा। तो ये ध्यान दो, जो अंदर आदमी है, अंदर स्थित लिफ्ट में स्थित जो आदमी है उसके लिए जी माइनस है, और जो आदमी बाहर है स्थिर खड़ा है उसके लिए जी। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा जगह? सी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखिएगा इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। एक तत्व के समस्थानिकों में क्या अंतर होता है? भाई फ्रेंड, समस्थानिक क्या होता है बताओ? समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स की अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही होगा, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, इसका मतलब सेम एलिमेंट्स के होते हैं, सेम एलिमेंट्स के होते हैं जब एटॉमिक नंबर सेम है, बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या चीज डिफरेंस होगी? द्रव्यमान संख्या इज द करेक्ट आंसर। की समझने का अंतर क्या इसका होता है? द्रव्यमान संख्या का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कार्बन का संचालक रूप है? फ्रेंड्स, संचालक रूप जो होता है वो कार्बन का ग्रेफाइट होता है। बाकी इसके जो अपर रूप हैं उन सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, लेकिन अगर मैं संचालक की बात करूं, जो ऊष्मा का संचालक होता है या इलेक्ट्रिसिटी का संचालक होता है वो होता है ग्रेफाइट। सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हो हीरा, जो हीरा है वो हार्डेस्ट मटेरियल है, लेकिन ये ऊष्मा का संचालक नहीं है। चारकोल जो होता है वो हमें पता है, चारकोल जनरली किसके लिए यूज होता है? चारकोल जैसे कि जलाने के लिए यूज होता है। इसकी जो हीट एंथैल्पी होती है वो बहुत मतलब ज्यादा होती है उसमें ऊष्मा, इसलिए जलाने के लिए यूज होता है। तो अप्रोक्स सभी का तो मतलब ही खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है? फ्रेंड्स, अम्लीय बताना है। अब देखो, अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फिनॉल है, बेंजोइल अल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेनॉल है और एम क्लोरोफिनॉल है। अगर मैं देखूँ सारे के सारे लगभग OH ग्रुप वाले हैं सब। तो पहले मैं इनके स्ट्रक्चर बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि हमें एसिडिटी जो बतानी है उसमें हमें क्या देखना है। तो सबसे पहले जो मैंने बनाया वो बनाया फिनॉल। बी जो है वो बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल में ऊपर CH2OH होता है। सी अगर मैं बात करूं, साइक्लोहेक्सेन है, यानी ये इसमें कोई बीच में रिंग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेनल ये होता है। और अब अगर बात करूं मैं डी वाले की, तो डी वाले में मेटाक्लोरोफिनॉल। फ्रेंड्स, मेटाक्लोरोफिनॉल का मतलब क्या हुआ कि मेटा पोजीशन पे Cl ग्रुप है, ये होता है। अब इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है? तो एसिडिक देखो क्यों है, पहले मैं बताता हूँ कि ये जो फिनॉल्स हैं या OH ग्रुप है वो एसिडिक क्यों होता है। तो OH ग्रुप में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होता है। अब हमें पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये क्या चाहता है कि जो हाइड्रोजन के साथ इसके इलेक्ट्रॉन है ये भी इसको मिल जाए, ये भी इसको मिल जाए। और ये कब मिल सकते हैं? जब कोई ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो। तो अगर कोई ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ऑक्सीजन किससे खींचेगा? हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा बॉन्डिंग वाले। तो इस केस में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, और जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव चार्ज होके निकल जाएगा। अब क्योंकि इसने हाइड्रोजन को निकाल दिया, सो इसलिए जो ये होगा वो एसिडिक करेक्टर शो करेगा। OH एसिडिक करेक्टर शो कर रहा है। समझ गए क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने H पॉजिटिव को निकाल दिया, ये चीज है। अब आपको बात समझ में आई कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे क्यों? क्यों खींचे? क्योंकि उससे कोई खींच रहा था इसलिए खींचे। अब पहली बात करता हूँ फिनॉल में। तो फिनॉल में क्या होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको देता भी है फ्रेंड्स, तो ये कॉन्जुगेशन में होते हैं, जाते कहीं नहीं। तो फिनॉल तो एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। CH2OH में CH2 लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचता नहीं है, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन देता है, ये ऑक्सीजन को और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, खींचता नहीं है, देता है। और जब देता है तो एसिडिटी को क्या कर देगा? एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा, एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। ये वाला जो है मेरा रेफरेंस पॉइंट है, जहां से मैं रेफरेंस पे बता रहा हूं। तो फिनॉल से कम एसिडिक कौन है? हमारा बेंजोइल अल्कोहल फिनॉल से कम एसिडिक है, ठीक।
हेक्सेनॉल की अगर मैं बात करूं तो साइक्लोहेक्सेनॉल में साइक्लिक कार्बन है, जो कार्बन होंगे वो भी कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शो करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण भी इसकी जो एसिडिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। अब बात करता हूँ क्लोरो वाले की। क्लोरो जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला है, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर OH से निकलेंगे तो इसका मतलब इसकी जो एसिडिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इन सब में डी जो है वो हाईएस्ट जो एसिडिक है वो करेक्टर शो करेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं समझ लो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा इन केस ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, क्लियर हुआ। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लगा हुआ है तो उसके केस में भी यही होता है, क्योंकि उसमें भी OH के पास ही हाइड्रोजन होता है जो निकल जाता है, जिसके कारण वो एसिडिक शो करता है। समझ गए, क्लियर हुआ। तो हमें क्या ध्यान देना है कि अम्लीय यानी एसिडिक पावर के लिए हमें क्या देखना है, एसिडिक पावर इंक्रीज होती है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, जिसकी पावर ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने की, एसिडिक करेक्टर उतना ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करता है, पी टाइप अर्धचालक क्या होता है। पी टाइप अर्धचालक निरावेशित, धनात्मक आवेशित, ऋणात्मक आवेशित, केवल 0 डिग्री पर निरावेशित। फ्रेंड्स जो पी टाइप होता है वो निरावेशित होता है, अनचार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। मैं आपको बता दूं ये आप न्यूट्रल भी कह सकते हो, डिस्चार्ज भी कह सकते हो, न्यूट्रल भी कह सकते हो, बिकॉज इट हैज होल्स, इसमें होल्स होते हैं। ओके, इस पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता, इसमें होल्स होते हैं। ये जो पी टाइप पॉजिटिव से कंफ्यूजन होता है ये मत करना, इसमें होल्स होते हैं और ये न्यूट्रल होता है, तो ये निरावेशित होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। हाँ, एन टाइप की अगर मैं बात करूँ तो एन टाइप नेगेटिव होता है। एन टाइप कैसा होता है, नेगेटिव होता है, बिकॉज इट हैज इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए वो नेगेटिव होता है। लेकिन जो पी टाइप है वो न्यूट्रल होता है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अणु इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन और कम अभिक्रियाशील है। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा अणु इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन शो नहीं करता। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोफिलिक की अगर मैं बात करूं, भाई इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ, समझो ध्यान से। मैं कह रहा हूं बेंजीन के पास ना यहाँ पे कोई भी XYZ ग्रुप लगा हुआ है ए। अब ये जो ए ग्रुप है इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसके कारण कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। समझ गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अब कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आया, हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इजीली आ जाएगा, वो इजीली जुड़ जाएगा। समझ गए हो? तो अगर कोई ऐसा ग्रुप है यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रोफाइल्स की जो पावर है, इलेक्ट्रोफाइल्स की जो एडिशन है वो इजी हो जाएगा, या सब्सटीट्यूशन है, ठीक है, प्रतिस्थापन है, वो इजी हो जाएगा। चाहे तो एडिशन कह दो चाहे सब्सटीट्यूशन कह दो, भाई कहीं जाके जुड़ेगा तो उससे कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल्स का एडिशन इजी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है तो वो तो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, दस इलेक्ट्रोफाइल का जो सब्सटीट्यूशन है या फिर एडिशन अगर मैं कहूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो डिफिकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। समझ गए, ये छोटी छोटी जो पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, ये अच्छे पॉइंट है, क्योंकि इनके बेस पे आप मॉलिक्यूल कैसा भी आ जाए उसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है ना, समझ में आई बात। अब बात करता हूँ एनिलीन की। अब स्ट्रक्चर देखो, एनिलीन में क्या हो रहा है, एनिलीन में बेंजीन, बेंजीन के ऊपर NH2, NH2 के ऊपर लॉन पेयर, ये दे देगा ग्रुप को। सो इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इसमें तो हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन बेंजीन को मिलेंगे, बेंजीन किसी को चिपका लेगा इलेक्ट्रोफाइल को। टोलुइन की बात सुनो, अब आप कहोगे सर टोलुइन होगा इसमें जरूर, टोलुइन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं टोलुइन की बात करूं, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसे है समझो, इसके पास तीन तीन हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, और ये दिखाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, पढ़ाया था मैंने, हाइपर कॉन्जुगेशन से दिखाता है। और हाइपर कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन जब रिंग में आएंगे ऑब्वियसली किसी ना किसी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ लेगा। नाइट्रोबेंजीन की बात करता हूँ, अब नाइट्रोबेंजीन है थोड़ा सा अलग। नाइट्रोबेंजीन में मान लो यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है, दो, एक ऑक्सीजन ऐसे, एक ऑक्सीजन ऐसे। ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा, रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप शो करता है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। और इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण इसमें इलेक्ट्रोफिलिक के लिए जो सब्सटीट्यूशन ऑर्डर है वो डिक्रीज हो जाती है। सो सी जो होगा वो सबसे कम अभिक्रियाशील है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन के लिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही नहीं है बेंजीन रिंग में। जब छोड़ता नहीं है इलेक्ट्रॉन तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा कैसे। समझ गए। फिनॉल की बात करता हूँ, फिनॉल के पास भी भैया OH है, ये तो इजीली क्या कहेगा, भैया OH है, OH के पास इलेक्ट्रॉन है, हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो बेंजीन रिंग, वही है, फिर आ जाओ कोई इलेक्ट्रोफाइल, इजीली जोड़ लेंगे हम, तो कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है ना, तो जो नाइट्रोबेंजीन है वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रो विड्रॉविंग ग्रुप है, और इसलिए उस पर इलेक्ट्रोफिलिक का सब्सटीट्यूशन नहीं होता। ये कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, प्लीज इनको अपने पास अच्छे से नोट कर लो, ध्यान दे लो इन पे। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हैं, मैं एक मैसेज आज भेजने वाला हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां से जरूर देख लेना, पूरी लिस्ट है उसमें। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं, स्थिर ताप में एक आदर्श गैस का विस्तार V1 से V2 तक फैलता है, तब किया गया कार्य क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्थिर दाब है यानी प्रेशर कांस्टेंट है, आदर्श गैस से कोई दिक्कत नहीं है, और हमें पास वर्क बताना है, तो वर्क W बराबर क्या होता है, P इंटू डेल्टा V होता है, सिंपल, बस इससे निकाल लो। तो W बराबर P कांस्टेंट है और डेल्टा V कहाँ हो रहा है, V1 से V2, तो V2 माइनस V1 हो जाएगा, बस यही हमारा फॉर्मूला है, क्योंकि इसी में दे रखा है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, अज्ञात प्रतिरोध या प्रेरकत्व
पता करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज पद्धति में सोनियर डिटेक्टर के रूप में इस उपकरण का उपयोग होता है। फ्रेंड्स, व्हीटस्टोन ब्रिज में जिसका यूज होता है वो है गैल्वेनोमीटर। क्या यूज होता है? गैल्वेनोमीटर, ताकि कोई भी अगर जरा सा भी विवांतर हो और उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए तो वो एकदम से पता लग सके। ठीक है, तो क्या यूज होता है? गैल्वेनोमीटर यूज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 101, इथेन के निम्नलिखित व्युत्पन्नों में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है? फ्रेंड्स देखो, यहाँ जो दे रखे हैं वो C2H5 F, C2H5Cl, C2H5Br, C2H5। अगर अगर एल्किल ग्रुप सेम है, अगर एल्किल ग्रुप सेम है, तब जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके साइज इंक्रीज के साथ बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। समझ गए? ओके, अगर एल्किल ग्रुप सेम है तब सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से साइज इंक्रीज और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सब है, तो अगर FCl, Br और I में देखो तो नीचे जाते हुए साइज इंक्रीज हो रहा है, इसलिए नीचे जाते हुए जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? आयोडीन वाले का, यानी C2H5 का। ठीक है, अब आप कह रहे हो सर अभी तो आपने एल्किल ग्रुप सेम बताया, अगर कोई और सा आ जाए, एल्किल ग्रुप अलग अलग आ जाए, मान लो CH3Cl आ जाए, C2H5Cl आ जाए, C3H7Cl आ जाए, तब क्या होगा? तब एल्किल ग्रुप के हिसाब से होगा। एल्किल ग्रुप का साइज जितना बड़ा, भाई जितना ज्यादा मास है, साइज उतना बड़ा, मास जितना बड़ा, मास बड़ा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बड़ा। ठीक है, समझ गए? तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट होगा। अब बात करते हैं 102 की। परमाणुओं का संयोजन निम्न में से किसके कारण होता है? फ्रेंड्स, परमाणु का संयोजन से मतलब क्या है कि जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स क्यों बनाते हैं, पूरी कहानी है। तो ये क्यों बनाते हैं? ये बनाते हैं दो कारण से। नंबर वन, ताकि जो स्टेबिलिटी आ सके। क्या आ सके? स्टेबिलिटी। समझ गए? स्थिरता। ठीक है, टू अचीव द स्टेबिलिटी, स्थिरता के लिए, स्थिरता लाने के लिए। दूसरा, टू लो एनर्जी, टू लो द एनर्जी, जो उनके पास एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको कम करने के लिए। ध्यान देना, हमारी पूरी की पूरी फिजिक्स में, पूरी की पूरी केमिस्ट्री में एक कंसेप्ट जरूर है कि कोई चीज क्यों होती है, उसका कारण एक है बस। एक तो उसे स्थिरता चाहिए, दूसरा अपनी एनर्जी को कम करना है। ये दो कारण है, कोई भी चीज जो होती है उसके दो ही कारण है। एक तो वो स्थिर चाहता है और दूसरा उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। समझ में आई बात? पक्का? ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, जिससे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो मॉलिक्यूल बनते हैं उसका कारण क्या है कि एटम क्या चाहते हैं? हमें स्थिरता मिल जाए और हमारी जो एनर्जी है वो कम हो जाए, इसलिए मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी कम हो जाती है। समझ गए? ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर, ऊर्जा में कमी द्वारा स्थिरता प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 103, एक धातु की छड़ी के दो सिरों को 110 और 100 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बनाए रखा गया है। उस छड़ी में ऊष्मा प्रवाह की दर 4 जूल पर सेकंड पाई गई है। यदि उस छड़ी के दो सिरों को 200 डिग्री सेल्सियस और 210 डिग्री तापमान पर बनाए रखा जाएगा तो ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी? बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक बता दूं, एक छड़ी है मान लो इस तरह से, या कोई भी आ जाए, अगर इसके दो पॉइंट की बात करें, किसी भी, चाहे प्लेट हो, चाहे कोई शीट हो, चादर हो, कुछ भी हो, अगर दो सिरों की बात हो रही है और इन दोनों सिरों के बीच टेम्परेचर मान लो एक T1 है, एक T2 है, ठीक, तो इसमें जो ऊष्मा प्रवाह की दर होती है, ऊष्मा प्रवाह की जो दर होती है वो होती है KA इंटू डेल्टा टी। ये होती है, ये इसका फॉर्मूला है, ऊष्मा प्रवाह की दर का फॉर्मूला। ठीक है, ऊष्मा प्रवाह की दर का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी। अब एक बात ध्यान दो, उसने कहा जो H है वो 4 जूल पर सेकेंड है। ओके, ए जो है, एरिया है, वो कांस्टेंट है क्योंकि छड़ी बाद में ना तो बढ़ाई ना घटाई। ठीक है, के जो होता है वो पदार्थ की जो एक तरह से हीट कैपेसिटी होती है वो होती है, तो ये भी कांस्टेंट है। डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर की कितना हुआ। तो केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो पहले कितना था? T1 कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। T2 कितना हो गया? 110 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी क्या आया? T2 माइनस T1, 110 माइनस 100 बराबर 10 डिग्री सेल्सियस। तो 4 बराबर क्या हो गया? के ए इंटू 10, के इंटू 10 हो गया। ये केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर फर्स्ट। अब बात करता हूँ केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में हमें एच नहीं पता, जो हमें निकालना है के कांस्टेंट रहेगा और डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी इसमें भी 10 ही आएगा क्योंकि 210 में से केस 2 के लिए T1 200 है, T2 बराबर 210 है, तो डेल्टा टी बराबर कितना आ गया? इसमें भी 10 ही आ गया, तो 10 ही आ गया। अब जब टेम्परेचर चेंज सेम है, टेम्परेचर चेंज सेम है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो जो हीट होगी वो H2 बराबर क्या हो जाएगी? H1 के बराबर हो जाएगी। H2 बराबर H1 हो जाएगी, ऊष्मा प्रवाह की दर बराबर रहेगी। बी इज द करेक्ट आंसर, 4 जूल पर सेकंड ही रहेगी। तो अगर कहीं पे तापमान सेम है, बाकी कंडीशन सेम है, तो ऊष्मा प्रवाह की दर भी समान रहती है। समझ गए? टेम्परेचर चाहे कितना भी हो जाए, मतलब चेंज कितना भी हो जाए उसके हिसाब से। ठीक, अब यहाँ पे अगर 10, 20, 30, 40, 50, 60 कुछ भी आता है तो के साथ उसे आप सॉल्व कर सकते हो। के लिए वैल्यू रख लो और बाकी आपकी हीट निकल जाएगी फिर।
ठीक है ना? क्लियर हुआ ये चीज़ें ध्यान रखना। फॉर्मूला याद रखना जो मैंने बताया। ये शीट के लिए, छड़ के लिए, सबके लिए अप्लाई होता है 2 स्लोप पे। शीट का एक सिरा अलग, दूसरा सिरा अलग, कोई एक डब्बा दे दे, कंटेनर दे दे, उसका एक सिरा अलग, दूसरा सिरा अलग, उनके बीच में कितना ऊष्मा प्रवाह की दर है वो KA डेल्टा T से निकल जाएगी। ओके? चलते क्वेश्चन नंबर 104 पर। 104 है प्रकाश रासायनिक स्थिति के अंतर्गत बेंजीन कोरिलेशन द्वारा होता है। क्लोरीनेशन किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन द्वारा, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, मुक्त रेडिकल प्रणाली, कार्बोकेटायन मध्यवर्ती। बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। देखो अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, पहले मैं क्लोरीनेशन आपको दिखाता हूं, कंडीशन नहीं बताता। बेंजीन का क्लोरीनेशन क्या होता है कि क्लोरीन का एक एटम बेंजीन पे जहां जाके जुड़ता है, वहां से एक हाइड्रोजन निकलता है जो एक क्लोरीन को लेके भाग जाता है, और बाकी जो होता है एक क्लोरीन वहां पे ऐड हो जाता है। ये सिंपल क्लोरीनेशन है। ठीक है, यानी क्लोरीन का एडिशन। अब ये कह रहे हैं प्रकाश रासायनिक स्थिति में बेंजीन का कोरिलेशन किस प्रकार की अभिक्रिया। अब अभिक्रिया का मैकेनिज्म बताओ कौन सा है। तो ध्यान दो फ्रेंड्स, अगर आपको प्रकाश रासायनिक दिया, फोटो केमिकल स्टेट दी, फोटो केमिकल रिएक्शन दी, या फिर उसने ऊपर ना ये लिख दिया एच न्यू, जो कि हमारी हीट को ही फोटो लाइट को ही रिप्रेजेंट करता है, तो समझ जाना है ये लाइट लिख के दे दिया मतलब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, तब भी सब में जो मैकेनिज्म होता है वो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। समझ गए? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, यानी ये जो प्रोसेस हुआ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हुआ, किसमें? सनलाइट की प्रेजेंस में, एच न्यू की प्रेजेंस में क्या हुआ? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब बात करते हैं दूसरा। अगर सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन थी, अगर दूसरी कंडीशन जो इसमें नहीं दी गई है लेकिन अगर फ्यूचर में दे दी जाए तो क्या होगा? अगर सेकंड कंडीशन के केस में वो ये कह रहा है कि हमने एक तो कैटलिस्ट यूज किया हुआ है जो कि है FeCl3 यानी कि हाइड्रोजन कैरियर, एंड जो कंडीशन है वो डार्क है, अंधेरे की कंडीशन है, तब क्या होगा? तो इस कंडीशन में जो मैकेनिज्म होगा, क्लोरीनेशन का ही बता रहा हूँ, क्लोरीन का ही मैकेनिज्म बता रहा हूँ, क्लोरीन ब्रोमीन या इनका मैकेनिज्म बता रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रोफिलिक है तो क्लोरीन ने क्या इलेक्ट्रोफाइल बनाया? बिल्कुल बनाया। अब इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे है? देखो जो Cl2 होता है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, Cl एंड Cl। अब FeCl3 क्या करता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को अपने पास बुला लेता है। जब उसने एक क्लोरीन को तो अपने पास बुला लिया तो एक तो बचता है Cl, ठीक है, क्योंकि वो क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है किसके पास? FeCl के पास। आप समझ लो, ये बनता है जिसे हम कहते हैं FeCl4 नेगेटिव। ठीक, और ये जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, बस यही जाके बेंजीन पे चिपकता है, जिसके कारण से हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। लेकिन क्योंकि हमें सॉरी, इसको तो मुझे इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या बताना था? सनलाइट की प्रेजेंस से बताना था, तो सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल होती है, और अगर सनलाइट की प्रेजेंस नहीं है तो हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अब ध्यान देना, यहाँ बेंजीन है, मैं बेंजीन कहूँ या फिर मैं कोई एल्किल कहूँ, ठीक है, या फिर बेंजीन कहूँ, बात एक ही है। क्लोरीनेशन अगर कर रहे हो तो सेम प्रोसीजर है। अगर लाइट है, सनलाइट है, एच न्यू लिखा हुआ है, फोटोकेमिकल है, तो मुक्त रेडिकल यानी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और अगर कैटलिस्ट FeCl3 यानी कोई हाइड्रोजन कैरियर है, ठीक है, और अंधेरे में है तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। एक निश्चित लंबाई की रस्सी का उपयोग निश्चित वेग से ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक पत्थर घुमाने के लिए किया जाता है। इस रस्सी में उत्पन्न तनाव कितना होगा? तो फ्रेंड देखो, अब ये कह रहे हैं कि भाई अ, एक रस्सी है, ठीक है, उसमें एक पत्थर बांध दिया और इस पत्थर को ऐसे-ऐसे घुमाया जा रहा। अब आपको ये बताना, इस रस्सी में तनाव कैसा होगा? इस रस्सी में तनाव जो है कैसा होगा? वृत्त में एक जैसा, पूरे वृत्त में अगर हम इसे ऐसे घुमा रहे हैं ऊपर-नीचे, ऊर्ध्वाधर घुमा रहे हैं, ध्यान देना, वर्टिकल घुमा रहे हैं, वर्टिकल मतलब ऊपर एंड नीचे, टॉप टू बॉटम। समझ गए? टॉप टू बॉटम घुमा रहे हैं, तो वृत्त में एक जैसा होगा, या फिर वृत्त के शीर्ष पर अधिकतम होगा, या फिर वृत्त के शीर्ष में न्यूनतम होगा, या फिर वृत्त के तल में अधिकतम होगा। तो फ्रेंड देखो, जब ये घूमता है ना, जब ये घूमता है तो इसमें जो यहाँ पर पॉइंट होता है टॉप पॉइंट पर, ठीक है, जो इसका टेंस होता है वो नीचे की ओर होता है, इसलिए वृत्त के शीर्ष में जो तनाव होता है वो सबसे कम होता है। सबसे कम होता है। कहाँ? टॉप पर। टॉप पर सबसे कम होता है, ठीक? तो वृत्त में एक जैसा खत्म, वृत्त के शीर्ष पर अधिकतम खत्म, वृत्त के शीर्ष पर न्यूनतम, ठीक है? ये सही हो गया। वृत्त के शीर्ष पर में न्यूनतम, ये सही हो गया, और वृत्त के तल में अधिकतम, फ्रेंड जब नीचे होता है वृत्त के तल में तो ये अधिकतम होता है। तो इसमें हमारे 2 ऑप्शन सही आ रहे हैं, तो मैं दोनों के दोनों आपको सही बताऊँगा, ठीक है? लीस्ट एट द टॉप ऑफ द सर्कल, शीर्ष पर न्यूनतम और तल में अधिकतम। सो सी एंड डी बोथ, इसमें दोनों ऑप्शन सही दे रखे हैं, तो हम दोनों ही ऑप्शन सही कर देंगे, सी एंड डी। ओके, और अगर दोनों आ जाते हैं एग्जाम में फ्रेंड्स तो दोनों रहेंगे, तो इस पे तो बोनस मार्क मिल जाएगा, और अगर कोई एक आता है तो ध्यान देना, वर्ष के शीर्ष पर टॉप पर सबसे कम होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें सबसे अधिकतम होता है, जो लोवेस्ट पॉइंट होता है उस पर अधिकतम होता है टेंशन। अब इनके फ्रेंड्स फॉर्मूले अपने पास लिख लो, क्योंकि वो भी काम आएंगे और उनके थ्रू आप बाकी सॉल्व कर सकते हो। तो जो टेंशन होता है, अगर मैं बॉटम की बात करूं, तो बॉटम पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv² दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और क्योंकि नीचे की ओर है, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगता है? बाहर की ओर लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, कैसे लग रहा है? बाहर की ओर लग रहा है। अब बाहर की ओर जो लग रहा है प्लस उसमें क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा, प्लस mg जो नीचे की ओर ग्रेविटी के कारण फोर्स लगता है वो हो जाएगा।
ये दोनों जुड़ जाएंगे तो जो तनाव होता है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है, इसलिए जो इसकी वैल्यू आती है वो अधिकतम आती है। क्या आ जाएगी? अधिकतम आ जाएगी। लेकिन अगर मैं टॉप की बात करूं, सबसे ऊंचाई की बात करूं, तो फॉर्मूला होता है mv² / r माइनस mg होता है। अब mg क्यों होता है? देखो, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है mv² / r, उसकी डायरेक्शन तो बाहर को है, mg की डायरेक्शन नीचे की ओर है, इसलिए वो घटता है, और इसलिए टॉप पर जो होता है तनाव न्यूनतम होता है, एक रस्सी में वो टॉप पर तनाव न्यूनतम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? ये चीजें ध्यान रखिएगा, दोनों फॉर्मुले भी मैंने यहाँ पे लिख दिया और एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी करा चुका हूँ। रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन की वीडियो जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगी। ओके, इसके अलावा अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप मुझे बता देना, वो जरूर बताया करो। वैसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। उच्च तापमान पर ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अम्लीय रक्त पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया से बना उत्प्रेरक क्या है? फ्रेंड्स, पहली बात तो एक बात ध्यान से सुन लो, पोटेशियम परमैंगनेट विद ऑक्जेलिक एसिड इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्जेलिक अम्ल के साथ। इस रिएक्शन में बहुत सारी चीजें हैं और सब बता दूंगा, जो यहाँ पूछी गई है वो भी, जो नहीं पूछी गई वो भी। सबसे पहले एक टर्म आ रही है, दैट इज उत्प्रेरक। ये होता क्या है? ऑटो कैटलिस्ट। अब यहाँ से इतना तो समझ में आ रहा होगा कि कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। कुछ नेगेटिव होते हैं जो रिएक्शन के रेट को घटाते हैं, कुछ कैटलिस्ट के प्रमोटर होते हैं जो कैटलिस्ट का ही साथ देते हैं। ठीक है, मतलब असिस्टेंट का असिस्टेंट, इस तरह से। तो ये चीज, अब ऑटो कैटलिस्ट क्या है? ऑटो कैटलिस्ट इज अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन एंड आल्सो आल्सो एक तरह से क्या करेगा? आल्सो कैटलाइज्ड दैट रिएक्शन। यानी ये प्रोडक्ट है जो किसी रिएक्शन में बनता है और फिर उसी रिएक्शन को कैटलाइज्ड करता है, यानी उस रिएक्शन की अभिक्रिया को बढ़ाता है। रिएक्शन में बनता है, खुद से बना और खुद से उसी रिएक्शन को कैटलिस्ट करना शुरू कर दिया, यानी रिएक्शन और तेज हो जाएगी इसके बनने के बाद। उसे हम क्या कहते हैं? स्वोत्प्रेरक कहते हैं, ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। अब ये जो रिएक्शन है, पहले रिएक्शन देखो, फिर बताता हूँ इसमें ऑटो कैटलिस्ट होता क्या है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जब भी KMnO4 की रिएक्शन किसी के साथ देखोगे तो फ्रेंड ध्यान देना H2SO4 की प्रेजेंस जरूर होगी। ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस जरूर होगी। और किसके साथ कर रहे हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है? COH COH, ये होता है। इसको कैसे लिख सकते हैं? H2C2O4 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और इसके मॉलिक्यूल लेते हैं 5। तो जब ये रिएक्शन होती है फ्रेंड्स, तो यहाँ से एक चीज तो बनती है K2SO4, पहली चीज, प्लस दूसरी चीज क्या बनती है? MnSO4, तीसरी चीज क्या बनती है? H2O, और चौथी चीज क्या बनती है? CO2। ओके, ये है, ये सब जो है इस रिएक्शन में हमारे प्रोड्यूस होते हैं, ये सब इस रिएक्शन में हमारे प्रोड्यूस होते हैं, ये सब हमारे बनते हैं। अब इस रिएक्शन में एक चीज देखना, इस रिएक्शन में मैं आपको एक चीज बताता हूं कि यहाँ पे जो MnSO4 बन रहा है वो एज ए कैटलिस्ट काम करता है, एज एन ऑटो कैटलिस्ट काम करता है। इसके बनने के बाद ये ही अभिक्रिया को उत्प्रेरक करता है। क्या करता है? उत्प्रेरित करता है, कैटलाइज कर देगा, उत्प्रेरित करता है, और अभिक्रिया की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। ओके, अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। इतनी बात क्लियर है? सबको समझ में आई? तो MnSO4 कैटलिस्ट है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। अब इस रिएक्शन में और क्या पूछा जाता है? फ्रेंड, जब KMnO4 ऑक्जेलिक अम्ल के साथ रिएक्ट करता है, किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है, तो जो MnO4 का कलर होता है वो वायलेट होता है। ठीक है, और जब ये KSO4 बनाता है, जिसका एक तरह से कलरलेस होता है, यानी कि ये जो पोटेशियम का सल्फेट होता है, जनरली इसका कलर व्हाइट होता है। CSO4 का कलर भी व्हाइट होता है। सल्फेट्स में PbSO4, इनका कलर भी व्हाइट होता है। K2SO4 का भी व्हाइट होता है, कैल्शियम का भी व्हाइट होता है। केवल डी ब्लॉक वाले कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका जो सल्फेट है वो कलर्ड होता है। बाकी ज्यादातर का जो सल्फेट होता है, खास करके हमारे ग्रुप 1, ग्रुप 2 और लेड वगैरह, इनके सल्फेट कलरलेस होते हैं। केवल डी ब्लॉक वाले हैं जिनके सल्फेट कलरफुल होते हैं। बात नोटिस हो गई? ठीक है, चलो बात करते हैं इसमें क्या हुआ। अब इसमें क्या होगा? जो KMnO4 है उसका कलर होता है वायलेट, जब हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे वायलेट कलर का बनेगा, और बाद में क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। तो पहले तो धीरे धीरे रंग उड़ेगा, लेकिन MnSO4 के बाद तेजी से उड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी और वायलेट कलर एकदम तेजी से डिसअपियर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और हो सकता है स्टेटमेंट वाइज अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपका ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करेंगे। एक उत्प्रेरक वह है, अभी तो बताया, जो अभिक्रिया की गति को प्रदान करता है। अभिक्रिया के उत्पादों में से एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। अभिकर्मक में से एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, ये गलत है फ्रेंड्स, ऐसा कोई नहीं होता। अभिकर्मक में से कोई से नहीं करता, प्रोडक्ट में से करता है। प्रोडक्ट में जब वो बनता है उसके बाद अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, दोनों अभिकर्मक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, गलत।
ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, वायु में लगातार रहने पर सोडियम अंत में परिवर्तित क्या हो जाता है? फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होता है जिनका ये जरूर पूछा जाता है कि अगर उन्हें वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो लास्ट में क्या बनेगा। अब हम जनरली क्या सोचते हैं कि भाई वायु है, वायु में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, इस तरह की चीजें, और ऑक्सीजन वाला कंपाउंड हम सोच लेते हैं कि ऑक्सीजन वाला कंपाउंड बनेगा। लेकिन फ्रेंड, इनमें मजेदार बात यही है कि जनरली क्या होता है, ये ऑक्सीजन से आगे भी रिएक्शन चलती रहती है और फाइनली जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो हम सोचते भी नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका पूछा गया है कि भाई सोडियम का पूछा गया है, इसकी सोडियम का क्या होगा। तो सोडियम की मैं सारी रिएक्शन लिख देता हूँ कि अगर वो वायु में रखा रहे तो क्या होगा। तो सोडियम सबसे पहले जब वायु में रखा जाता है तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जिसके कारण बनती है सोडियम ऑक्साइड Na2O। अब ये जो Na2O होता है, ये हवा में नमी के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जिससे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एटमॉस्फेयर की ही CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, जिसके कारण क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, क्या बन जाता है फाइनली, सोडियम कार्बोनेट, और वहां जाके रिएक्शन रुक जाती है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे फ्रेंड्स सोडियम का दिया गया है, और किस किस का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैं आपको एक बार सबका बता रहा हूँ, इनको नोट कर लीजिएगा, पूछा जरूर जा सकता है कि इन सबको एक्सपोज टू एयर में क्या होता है, व्हेन दे आर एक्सपोजर टू एयर, ठीक है, क्या बनने वाला है जब उन्हें खुली हवा में पूरा छोड़ दिया जाए, बस रख दिया जाए और छोड़ दो, ऐसा नहीं कि 2-4 मिनट छोड़ दिया बस, फिर क्या फाइनल बनेगा। देखो, अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, सोडियम का भाई है तो सेम बनेगा। कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये बनेगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आयरन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आयरन क्या होता है, अगर आप हवा में छोड़ दोगे तो ये बनाता है Fe2O3 इंटू XH2, और ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है रस्ट का फॉर्मूला, जिसे हम कहते हैं जंग। अब आपको पता लग गया ना, अगर हम आयरन को हवा में छोड़ दें तो हवा में छोड़ने का कारण वो कार्बोनेट नहीं बनाने, वो बनाएगा रस्ट, Fe2O3 इंटू XH2, जंग लग जाएगी लोहे पर। होगी ना बात क्लियर, ठीक है। इसके अलावा और किसका पूछते हैं, इसके अलावा पूछते हैं कॉपर का। तो कॉपर क्या बनाता है फ्रेंड्स, कॉपर बनाता है कॉपर कार्बोनेट इंटू कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो इससे हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिक, क्योंकि सब्सटेंस बेसिक है, तो इसे हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। एक और होता है सी का भाई, जिंक। जिंक भी क्या करता है, सेम बनाता है, जिंक कार्बोनेट बनाता है, साथ में जिंक का हाइड्रोक्साइड बनता है। ओके, तो इसलिए क्या बनता है, ये भी बेसिक जिंक कार्बोनेट बनाता है व्हेन लेफ्ट इन एयर, जब हवा में रख के छोड़ दिया जाए। और तो इनमें से सब में से कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है और आएगा, ठीक है। इसके अलावा बात बताता हूँ फ्रेंड्स, जो गोल्ड होता है वो हवा में रिएक्ट नहीं करता, कभी उसका भी सब्सटेंस बना दो वो प्योर रहता है, अपरिवर्तित रहता है। गोल्ड अनरिएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं करता। हाँ, सिल्वर की बात करता हूँ, तो सिल्वर की अगर बात आ जाए तो सिल्वर सल्फाइड बनाता है। सिल्वर क्या बनाता है, सल्फाइड बनाता है, Ag2S बनाता है, Ag2S सिल्वर सल्फाइड बनाता है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, ये काले रंग की हो जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, डन। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। चार मौलिक अन्योन्य क्रियाओं में सबसे कमजोर कौन सी है, द वीकेस्ट ऑफ द फोर फंडामेंटल इंटरेक्शन इज द। देखो, फोर फंडामेंटल इंटरेक्शन का मतलब जो फोर फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो पूरी दुनिया को बांधे हुए हैं, चार तरह के फोर्स होते हैं। उसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे नंबर का आता है वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर आता है वीक मैग्नेटिक, सॉरी, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और जो चौथे नंबर का आता है वो आता है ग्रेविटेशन। तो लोवेस्ट कौन सा होता है, ग्रेविटेशन होता है। कौन सा होता है, ग्रेविटेशन। अब आप कहोगे सर ग्रेविटेशन तो बहुत मजबूत होता है, इसके कारण तो हम धरती पे टिके हुए हैं, इसके कारण हम धरती पे टिके हुए हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि धरती पे कोई चीज गिर गई, क्या आप उसे उठा नहीं पाते, आप उसे उठा पा लेते हो। यानी कि आपने ग्रेविटेशन को तोड़ दिया, ग्रेविटेशन से ज्यादा मजबूत आप है। अगर कोई मैग्नेट जमीन पर पड़ी हुई है, कोई लोहे का सामान जमीन पर पड़ा हुआ है, और मैं मैग्नेट को ऊपर से ले जाऊं तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट को ले जाऊं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट उसे खींच लेती है, समझ रहे हो। इसलिए ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है वो सबसे कम होता है। जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी, आई थिंक उसके कारण अब आपको पता लग रहा होगा ग्रेविटेशन सबसे ज्यादा वीक क्यों है, क्योंकि हम ग्रेविटी के कारण, ठीक है, धरती पे गिरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम धरती से चीजें उठा भी इसलिए सकते हैं क्योंकि वो सबसे वीक है, ठीक। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जो हमारे न्यूक्लियस में होता है, जो न्यूक्लियस को बांधे रखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पता लग गया, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनके बीच में जो रिपल्शन के कारण होता है वो होता है, जिसके कारण ये थोड़े से वीक हो जाते हैं। और ग्रेविटेशन तो आपको पता ही, ब्रह्मांड के जितने भी पिंड है, जहाँ पे बड़े बड़े पिंड है उनके बीच एग्जिस्ट करता है। तो जो गुरुत्व होता है वो सबसे कमजोर होता है। ए इज द करेक्ट आंसर, जबकि हम सोचते हैं गुरुत्व सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द
हाईएस्ट। ये कह रहा है सशक्त और कमजोर, सशक्त के आगे इन्होंने नाभिक नहीं लगाया। चलते क्वेश्चन नंबर 110 पर। निम्नलिखित में से असंभव कक्षाएं कौन सी है? 2s 2p 3f 4d। 2s एग्जिस्ट करती है, 2p एग्जिस्ट करती है, 4d एग्जिस्ट करती है, 3f एग्जिस्ट नहीं करती। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 3f एग्जिस्ट नहीं करता, क्या एग्जिस्ट करता है? 4f। क्वेश्चन नंबर 111। यदि पी क्यू आर एस व्हीटस्टोन ब्रिज के चार भुजाओं के प्रतिरोध को दर्शाते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज की संवेदनशीलता अधिकतम तब होगी जब। फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। हमें पता है व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कंसेप्ट होता है वो होता है पी अपॉन क्यू इज इक्वल आर अपॉन एस। यहाँ चार रेजिस्टेंस होते हैं और चार रेजिस्टेंस में से हम तीन का अगर जानते हैं तो चौथे का हम निकाल सकते हैं। ये हमारा कंसेप्ट होता है। तो ये कहना है अब इसकी जो संवेदनशीलता है, जो मैक्सिमम है, वो कब होगी? तो ये मैक्सिमम कब होगी? जब इन सबकी वैल्यू समान हो। ठीक है, चाहे एक हो चाहे दो हो, अगर इन सबकी वैल्यू समान है तो ये जो इसकी संवेदनशीलता है वो क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। जब ये एक ही कोटि के होंगे, आप ये भी कह सकते हो एक ही कोटि यानी ऑर्डर के होंगे, ठीक है, समान परिमाण के होंगे, तब संवेदनशीलता अधिकतम होती है। ओके, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया वाले यौगिकों के लिए एक पुष्टिकारी परीक्षण कौन सा है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहना है द आयोडोफॉर्म रिएक्शन इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द कंपाउंड हैविंग। ये कहना है आयोडोफॉर्म जो टेस्ट है वो कौन से तरह के कंपाउंड के लिए होता है, उनमें क्या होता है खास? तो ये फ्रेंड्स शायद मैं पहले बता चुका हूँ। जो आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है वो मैथाइल कार्बोनिल ग्रुप के लिए होता है, COCH3 वाले ग्रुप के लिए होता है। ओके, मेथाइल कार्बोनिल कन्फर्मेशन के लिए ये होता है। ठीक है, तो इसको प्लीज अपने पास जरूर नोट कीजिएगा कि आयोडोफॉर्म टेस्ट मेथाइल कार्बोनिल ग्रुप के लिए होता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। संवहन की प्रक्रिया से ऊष्मा स्थानांतरण घटित होती है केवल द्रव में, केवल ठोसों में, केवल द्रव और ठोसों गैसों में, ठोस द्रव और गैसों में। तो फ्रेंड देखो, जो हमारी एक तरह से हीट हीट का संवहन, सॉरी, ट्रांसमिशन है, हीट का ट्रांसमिशन है, वो तीन तरीके से होता है। कितने तरीके से? तीन। एक तो होता है कंडक्शन। कंडक्शन होता है केवल सॉलिड्स में। सॉलिड के जो पार्टिकल होता है, पहले एक गर्म होता है, फिर इसके साथ दूसरा होता है, फिर उसके साथ तीसरा, और ये आगे बढ़ता रहता है। ठीक। दूसरा होता है कन्वेक्शन, जिसे हम संवहन कह रहे हैं। इसके कारण होता है लिक्विड एंड गैस गर्म होती है। लिक्विड एंड गैस किससे गर्म होते हैं? संवहन से। संवहन में क्या होता है? मान लो एक लिक्विड है, ठीक है, यहां से कोई बर्नर जल रहा है। ओके, तो पहले ये वाली गैस गर्म होगी, मतलब सॉरी लिक्विड गर्म होगा, ये ऊपर जाएगा, फिर ठंडे वाला नीचे आएगा, तो फिर वो गर्म होगा, और इस प्रोसेस से चलते चलते पूरा लिक्विड गर्म होता है। इसको हम कहते हैं संवहन। ठीक है, और संवहन से क्या गर्म होता है? लिक्विड एंड गैस। तो संवहन की अभिक्रिया लिक्विड एंड गैस में होती है। अब आपने कहा सर हीट के तो तीन बताए, तीसरा कौन सा बचा? मेटल तो बचा नहीं। तीसरा होता है फ्रेंड्स रेडिएशन। रेडिएशन होता है विदाउट मीडियम। विदाउट मीडियम भी हीट ट्रांसमिट होती है, जैसे सन से अर्थ तक। ठीक है, सनसेट तक कोई मीडियम तो है नहीं, ना लिक्विड है ना सॉलिड ना गैस है, तब भी जो हीट मतलब आती है वो किसके थ्रू आती है? रेडिएशन मीडियम से। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। सो तीनों मीडियम मैंने बता दिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, रेडिएशन हर जगह ट्रेवल कर सकती है। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 114 पर। यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी अपने वर्तमान दूरी के 1/4 हो तो एक वर्ष की अवधि क्या होगी? बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है आपकी जीके भी बढ़ाते हैं और इंपोर्टेंट भी होते हैं और बढ़िया भी है। ये कहना है पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है अपनी वर्तमान दूरी के 1/4 हो जाए, यानी जो दूरी है उसके केवल एक चौथाई रह जाए, तो एक अवधि कितनी होगी? 1/2 रह जाएगी, 1/8 4 रह जाएगी, 1/8 रह जाएगी, या फिर 1/16, यानी कि घट जाएगी। कुल मिला के बात यह है। तो ये कहाँ से निकालें? तो हमें पता है केप्लर्स का एक लॉ होता है दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। यानी किसी भी ग्रह की जो चाल होती है वो उसकी त्रिज्या, जो ग्रह का आवर्तकाल जो होता है वो उसकी त्रिज्या की तृतीय घात के समानुपाती होता है। ठीक है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो ग्रह की अवधि होती है, सर्कल की आवर्तकाल जो होता है उसका जो वर्ग होता है, उसका जो वर्ग होता है वो त्रिज्या के तृतीय घात के समानुपाती होता है। ओके, अब यहाँ से ये कह रहा है कि जो वर्तमान दूरी है 1/4 हो जाए, तो मान लो पहले वाली T1 मान लो टाइम, दूसरे वाली को T2 मान लो, दूसरे वाली को T2 मान लो। पहले वाली T1, ठीक है, तब R1 थी, T2 ही तो R2। अब हमें ये कह रहा है जो दूरी है 1/4 हो जाए, तो अगर R2 बराबर 1/4 ऑफ R1 हो जाए तब T2 क्या हो जाएगा? T2 क्या हो जाएगा? तो हम रख सकते हैं T2 अपॉन T1 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R2 अपॉन R1 की क्यूब। ये रख सकता हूँ ना? ठीक है, तो T2 अपॉन T1 का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R2 की जगह क्या रख सकता हूँ? 1/4 ऑफ R1, क्योंकि उसका एक चौथाई कर दिया है, की पावर 3। R1 से R1 कैंसिल, T2 अपॉन T1 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/4 की पावर क्यूब।
ठीक है। सो T1 अपॉन T2 अपॉन T1 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन 64। तो T2 अपॉन T1 बराबर क्या आ जाएगा मुझे बताओ, अंडर रूट 1 अपॉन 64। चाहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लो, चाहे इक्वल लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, ये आ गया। तो T2 अपॉन T1 बराबर क्या आ गया, 1 अपॉन 8। तब तब T2 बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 8 ऑफ T1, यानी पहले वाले का 1/8 रह जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, यानी 1 साल जो लगता था उसका 1/8 रह जाएगा। अगर दूरी 1/4 हो गई तो उसका 1/8 रह जाएगा। सो इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्रेंड्स हर बार ये मत करना कि 1/4 हुई थी तो डबल कर दो 1/8 हो जाएगा, नहीं, फॉर्मूले से निकालना। हो सकता है कभी 1/5 दे रखा हो, तब निकाल के देखना कितना हो जाएगा, चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आई इतनी बात, पक्का? ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 115 पर। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की औसत आयु क्या होती है? फ्रेंड्स जो औसत आयु होती है वो होती है टो बराबर 1 अपॉन लैम्डा। क्या होती है? टो बराबर 1 अपॉन लैम्डा, यानी कि विघटन नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती। सो पी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विघटन स्थिरांक जो होता है लैम्डा, उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है औसत आयु। क्वेश्चन नंबर 116, बेंजोइक अम्ल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अभिक्रिया करके क्या देता है? बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बेंजोइक अम्ल की अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दो तो आपको क्या मिलेगा? अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने इसका मतलब उसका रिडक्शन कर रहे हैं। अब अगर बेंजोइक अम्ल का रिडक्शन होता है तो जनरली क्या मिलता है हमें? अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है? अल्कोहल। मैं ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। COH का अगर आप रिडक्शन करोगे तो आपको क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है। वैसे तो एल्डिहाइड भी मिल सकता है, लेकिन एल्डिहाइड भी क्या होता है, फिर से रिड्यूस होकर सीधे सीधे अल्कोहल आपको देता है। क्या देता है? अल्कोहल देता है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा अल्कोहल पे जाता है। एक बात क्लियर होगी। अगर मैं ऊपर की ओर चलूं तो अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करोगे तो पहले वो एल्डी बनाएगा, और एल्डी का अगर ऑक्सीडेशन कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ये अपर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें होती हैं। तो हमें ये कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करता है तो उसका रिएक्शन होगा, क्या बनेगा? बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं रिएक्शन लिख के आपको दिखाऊंगा। ये मत सोचो कि ऐसे ही छोड़ दिया। तो COH है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या बनेगा? बेंजाइल अल्कोहल। ये कार्बन एसिडिस रहता है और इस पे लग जाता है CH2OH। सो दिस इज द मेन रिएक्शन। ठीक है, सो इसमें बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। चलते क्वेश्चन नंबर 117 पर। शुष्क सेल में उपस्थित ऋणात्मक पदार्थ क्या है? अब आया मजेदार बात। पहली बात, ये ड्राई सेल है। क्या है? ड्राई सेल। अब ड्राई सेल में ऋणाग्र पूछा है। ऋणाग्र मतलब कैथोड पूछा है। अब ऋणाग्र मतलब कैथोड, और कैथोड कौन सा होता है मुझे ही बता दो, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला? ये ड्राई सेल में आपको बताना है कि कैथोड क्या होता है। इसमें जो कैथोड होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब ये पॉजिटिव क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि ये भी वोल्टाइक सेल है। ये भी क्या है? वोल्टाइक सेल है। वोल्टाइक सेल से मतलब क्या है कि इसमें केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। भले ही सेकेंडरी ना हो, भले ही इसमें सॉल्यूशन ना भरा हो, लेकिन है तो वोल्टाइक सेल। केमिकल एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, तो इसलिए उसमें कैथोड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जो कैथोड होता है वो किसका बना होता है, मतलब मटेरियल बताना है, ये नहीं बताना कैथोड किसका बना होता है। इसमें जो मटेरियल होता है इसके आसपास, वो क्या होता है? वो होता है MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड। क्या होता है? मैग्नीज ऑक्साइड। सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी मैं पूरी बात बताता हूँ ड्राई सेल में और सब कुछ क्या क्या होता है। तो ड्राई सेल में सबसे पहले जो कैथोड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स की बात हो रही है, कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वोल्टाइक सेल है। वोल्टाइक सेल है इसलिए वो पॉजिटिव होता है, और बना होता है कार्बन का। किसका होता है? कार्बन की छड़ होती है। इसका जो एनोड होता है, क्योंकि वोल्टाइक सेल है, नेगेटिव होगा, और ये बना होता है जिंक का कंटेनर। जिंक का जो डब्बा होता है पूरा का पूरा, उसके अंदर जिसके अंदर मटेरियल रहता है वो जिंक का होता है, और वो पूरा का पूरा नेगेटिव की तरह काम करता है। दो चीज हो गई। तीसरा, उसमें आपसे वो पूछेगा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट फ्रेंड्स इसमें होता है MnO2 प्लस NH4Cl का पाउडर। इन दोनों का पाउडर भरा रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ? सो दिस इज द मेन थिंग। अब आप इसको ध्यान से अपने पास नोट कर लीजिएगा सारी चीज। फिर से बता रहा हूँ, ड्राई सेल भी वोल्टाइक सेल है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। तो जहां पे भी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही हो, वोल्टाइक सेल होता है। कैथोड पॉजिटिव होता है, भले ही उसका नाम ऋणाग्र है, और एनोड जो धनाग्र नाम है वो नेगेटिव होता है। 118, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विघटन पर अमोनिया निर्मुक्त करेगा? हमें बताना है जलीय विघटन पर अमोनिया कौन सा दे सकता है। नाइट्रोबेंजीन, एसिटिलाइड, बेंजामाइड, फिनाइलाइड, बेंजाइड। तो इसमें जो बेंजामाइड होता है फ्रेंड्स, ये देता है। तो बेंजामाइड क्या होता है? बेंजीन के ऊपर अमाइड, CONS2। और जब हम इसका जल अपघटन करते हैं, वाटर के साथ इसे रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है? जो CONS2 है ये तो बदल जाता है COH में, प्लस इसमें से NH3 अलग रिलीज हो जाती है। अब आपको दिख रहा होगा कि H2O को दो पार्ट में तोड़ दो, देखो, C डबल बॉन्ड O NH2। अगर मैं H2O को दो पार्ट में जोड़ दूं इस तरह से, तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो इससे तो बना COH, और इस वाले से बना NH3।
यही चीज़ हमने की उस पे, COH को बेंजीन के ऊपर चिपकाया और एसिड अलग कर दी। ठीक है, सो बेंजामाइड जो होता है वो देता है, बाकी नाइट्रोबेंजीन नहीं देगा, एसिटिलाइड भी नहीं देगा। ये दोनों के दोनों क्या बनाएंगे, एनिलीन बना देंगे। क्या बना देंगे, एनिलीन बना देंगे। CO2 का सिर्फ NH2 रह जाएगा। ठीक है, स्टेप डाउन रिएक्शन होती है। और जो फिनाइल बेंजोएट होता है, भाई फिनाइल बेंजोएट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बिल्कुल भी नाइट्रोजन नहीं होता, नाइट्रोजन ही नहीं है। अब जब नाइट्रोजन ही नहीं है तो आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि उसमें अमोनिया मिल सकती है। ठीक है, समझ गए, ये चीजें होती हैं, तो इंपॉर्टेंट इसमें है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 119, एफ फोकल लंबाई का एक अभिसारी लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस और 3F फोकल लंबाई के एक अपसारी लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, डाइवर्जिंग का मतलब कॉनकेव लेंस को संपर्क में रखा गया है, इनके संयोजन की क्षमता क्या होगी। फ्रेंड जरूर आता है संयोजन की क्षमता या फिर संयोजन की जो फोकल लेंथ है वो निकालने के लिए आती है। यहाँ पे फोकल लेंथ ही पूछ रहा है, देखो इन्होंने फोकल लंबाई दिया ना, फोकल लेंथ पूछ रहा है। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ से अब थोड़ी सी चीजें ध्यान देना, जो हमारा कन्वर्जिंग होता है हिंदी मीडियम के हिसाब से, अभिसारी जो लेंस होता है जिसे मैं कॉन्वेक्स कहता हूं, उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। और जो हमारा डाइवर्जिंग होता है जिसे मैं अपसारी कहता हूं यानी कि जो कॉनकेव है, उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। दो बात याद रखना, अब क्योंकि हमें ये पता है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, तो कहीं भी कोई भी फॉर्मूला आए हम इनकी वैल्यू इनके साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो F1 जो मेरी है वो कितनी है, वो F है, किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, F पॉजिटिव का F। ठीक, और F2 जो मेरी है वो 3F है, किसके लिए, डाइवर्जिंग के लिए, तो माइनस का 3F। ठीक है, क्लियर हुआ। तो 1/f बराबर 1/f1। ठीक है, 1/f दैट इज f ही रख लो सीधे सीधे, क्योंकि f दिया हुआ है ना। तो 1/f और प्लस 1/-3f। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे 1/f बराबर 3f, इसमें एलसीएम आ गया, 3f एलसीएम आ गया, और ऊपर क्या रह गया बताओ, यहाँ पे 3 रह गया, माइनस के 2 हो गया, सॉरी माइनस के 3 - 1 हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3f। तो 1/f ऑफ संयोजन बराबर क्या रहेगा, 2/3f, 2/3f। अब चाहे f को नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, एक ही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो यानी कि जो संयोजन की फोकल लेंथ आ गई f बराबर वो क्या आ गई, 3/2 ऑफ f, 3/2 ऑफ f। हाँ, इसमें नीचे ही रहेगा भाई। तो जो यहाँ से फोकल लेंथ आई 1/f बराबर कितनी आ रही है, 2/3f। तो f बराबर कितनी आएगी, संयोजन की फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 3f/2। अब क्योंकि ये जो फोकल लेंथ आ रही है पॉजिटिव आ रही है, कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, कॉम्बिनेशन होने के बाद भी कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, और फोकल लेंथ आ रही है 3f/2। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, डी, कि 3f/2 फोकल लंबाई का अभिसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। अब अगर पावर निकालने के लिए आ जाए तो पावर कितनी हो जाएगी, 1/f बराबर p होता है, तो p बराबर 2/3f हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। चलता है क्वेश्चन नंबर 120 पर। योगात्मक अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है। योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण बताना है, फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, एल्डोल, फिनॉल का ब्रोमीनीकरण या फिनॉल का नाइट्रेशन। बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमें आपको बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। देखो इसमें जो एल्डोल अभिक्रिया है फ्रेंड्स, वही हमारी क्या होती है, एक योगात्मक अभिक्रिया होती है। उसमें क्या होता है एल्डोल में, बताओ, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल बताया मैंने कि दो जो एल्डिहाइड है वो आपस में जुड़ते हैं, अल्फा कार्बन वाले होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन वाले, सॉरी। ठीक, और क्या बनाते हैं इसमें, दूसरे वाले में इस तरह से जुड़ता है, और ये क्या बनाते हैं बताओ, इनको बताता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये मैं इस तरह लिखने वाला हूँ। ओके, अब यहाँ से क्या होता है, ये जो H है वो तो जाता है यहाँ हाइड्रोजन पे, ये CH2 जुड़ता है इस कार्बन पे, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 एज इट इज, ये C ऊपर आ गया OH, एक H जो इसका अपना था वो, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O और H, ये बनता है। एक तरह से मैं इसे भी ये भी कह सकता हूँ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। लेकिन लेकिन यहाँ पर इतना काम नहीं होता, यहाँ पे इस वाले से हाइड्रोजन, इस वाले से OH दोनों चले जाता है, माइनस हो जाता है H2, जिसके कारण ये क्या बचता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये बनता है। समझ गए, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो सारी चीज पता होनी चाहिए। तो पहले पार्ट में हमने ए ये लिया था, पी ये लिया, जिससे बना सी, सी के डिहाइड्रेशन से बना डी।
और इसलिए इसे योगात्मक अभिक्रिया कहता है क्योंकि देखो ये दोनों आपस में जुड़ के फाइनल एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इसलिए हम योगात्मक अभिक्रिया एल्डोल अभिक्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य को ऊष्मा देने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की जो ऊष्मा मिलती है फ्रेंड्स वो मिलती है न्यूक्लियर फिजन से, न्यूक्लियर फिजन से, जिसमें क्या होता है हाइड्रोजन से हीलियम का उत्पादन होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन जुड़ जुड़ करके हीलियम बनाती है जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी से ही सूर्य को ऊष्मा मिलती है जो वो फिर हमें दे देता है। ठीक है। क्वेश्चन 122, निम्नलिखित में से वह किसका अस्तित्व नहीं है? इनमें से किसका अस्तित्व नहीं है? NF5, SBF5, PF5, ASF5। NF5 का नहीं है फ्रेंड्स, ए इज द करेक्ट आंसर। NF5 एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्यों नहीं करता? बिकॉज N डू नॉट हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल, इसके पास अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होते दूसरे के साथ रिएक्शन करने के लिए, इसलिए NF5 पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से NCl5 भी पॉसिबल नहीं है, NCl3 पॉसिबल है, NBr5 पॉसिबल नहीं है, NBr3 पॉसिबल है, लेकिन रेयर, बहुत रेयर, क्योंकि Br जो है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, नाइट्रोजन छोटा, इसलिए तो ये बहुत ही रेयरली पॉसिबल है। ठीक है, समझ गए? चीजें पता होनी चाहिए। चलते क्वेश्चन नंबर 23 पर। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण की विशेषता उनके डैश का आवर्ती फलन है। किसका आवर्ती फलन होता है? मेंडलीव के अनुसार परमाणु भार का होता है और मॉजले के अनुसार परमाणु क्रमांक का होता है, परमाणु संख्या का। लेकिन मेंडलीव है, मेंडलीव के अकॉर्डिंग क्या होता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, यानी अगर परमाणु भार के सीरीज में लगाओगे तो उनका रिपीटेशन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक महिला जिसका पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, वह पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी त्रिज्या की ऊंचाई पर अंतरिक्ष यान में सवाल है, उसका द्रव्यमान क्या हुआ? ओके फ्रेंड्स, इसमें देखो द्रव्यमान दे रखा है, अब ध्यान देना, द्रव्यमान मास होता है और मास कितना दे रखा है? 60 किलोग्राम, और ये नहीं बदलता, ये कहीं पर भी नहीं बदलता, चाहे आप धरती पर, चाहे स्पेस में, चाहे दुगनी दूरी पे, चाहे प्लेनेट पे, चाहे कहीं अंतरिक्ष में चले जाओ एलियन बन के, लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो सेम रहेगा, 60 किलोग्राम सेम रहेगा। डी इज द आंसर। तो इस चीज को प्लीज नोट कर लीजिएगा कि इसमें 60 किलोग्राम था, वो सेम रहेगा। अब चलो बात करते हैं कि अगर ये वेट हो, अगर ये वेट 60 किलोग्राम हो, तब वेट क्या होगा? वेट निकालो कहां पर? दोगुनी त्रिज्या की ऊंचाई पर। ठीक है, तब वेट निकालना। अगर वेट अर्थ पर इतना है 60 किलोग्राम, तो वेट त्रिज्या की दोगुनी ऊंचाई पर कितना होगा? और हाँ, वेट 60 किलोग्राम नहीं होगा, वेट होगा 60 न्यूटन, क्योंकि mg होता है। ठीक। क्वेश्चन 125, दिस इज द लास्ट वन। 90 डिग्री के स्थिर कलांतर के दो लोलक दोलन करते हैं, यानी दो पेंडुलम है जो दोलन कर रहे हैं। यदि उनमें से एक का व्रतकाल 2 सेकंड है तो दूसरे का व्रतकाल क्या होगा? फ्रेंड देखो, अगर ये ना 90 डिग्री का स्थिर कलांतर, अगर कलांतर स्थिर है तो यहाँ से छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बता रहा हूँ। अगर कलांतर स्थिर है, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो आवृत्ति है, सिंपल वाली आवृत्ति यानी एफ, तथा जो इसकी कोणीय आवृत्ति है, दोनों की वो समान होगी। क्या होगी? समान होगी। अगर उनका कलांतर स्थिर है, दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो उनकी आवृत्ति भी और कोणीय आवृत्ति भी समान होगी। ठीक है, और अगर कोणीय आवृत्ति समान है तो टी बराबर क्या होता है? टी बराबर होता है √2π/ω। यही तो होता है, यही तो इसका फॉर्मूला होता है आवर्तकाल का। ठीक है, तो जब आवर्तकाल का फॉर्मूला 2π/ω है, तो ओमेगा जब सेम है तो टी भी सेम ही रहेगा, टी भी सेम ही रहेगा। तो अगर एक का 2 सेकंड है तो दूसरे का भी 2 सेकंड, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चीजें छोटी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, जब दोनों की आवृत्ति सेम है, कोणीय आवृत्ति सेम है, तो आवर्तकाल भी तो सेम ही रहेगा फिर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर स्थिर कालांतर होता है तो आवृत्ति और जो कोणीय आवृत्ति है वो दोनों सेम रहती है, इसलिए आवर्तकाल भी सेम ही रहेगा। 2 सेकंड है एक का, दूसरे का भी 2 सेकंड रहेगा। ठीक फ्रेंड्स, इसके साथ 2019 वाला जो सॉल्यूशन है वो होता है कंप्लीट। और फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया आपको और चीज़ें भी समझ में आई होगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप मुझे लिख सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में, जो आएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 के सॉल्यूशन की, एंड वी विल कंटिन्यू दैट वन। सो मिलता हूँ वहीं, बाय एवरीवन।